हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में किस प्रकार डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे पहले हमने एल्गोरिथमिक लेवल पे जो है आपका डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग की बात करी थी, तो उसको किस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग में और ख़ास तौर से सी लैंग्वेज में यूज़ ले सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर जो है इफ़ स्टेटमेंट जो है वो उपलब्ध होती है और जिसके कि काफ़ी सारे वेरिएशंस भी हैं। तो आज हम इस क्लास में जो सिंपल इफ़ है उस पे चर्चा करेंगे और आगे की क्लासेस में बाकी की जो वेरिएशंस है उसकी बात भी करेंगे। तो आज की क्लास में चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंट की जाती है। अब सिंपल इफ़ में क्या है, जो सिंटेक्स अगर देखें सी लैंग्वेज में वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आप जहाँ कहीं भी डिसीजन मेकिंग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे लिखेंगे इफ़। उसके बाद यहाँ कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, यानी अल्टीमेटली कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जिसकी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक आए। उसके बाद जो है वो आप इस तरीके से ब्रेसेस लगा के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक सिंपली कह सकते हैं, ये जो ब्लॉक है इसको हम ट्रू ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो एक्सप्रेशन हम देने वाले हैं इफ़ के अंदर, ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये ट्रू होता है, ट्रू मीन्स इसकी वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो आती है तो ये आपका जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स यानी कि अगर ज़ीरो आती है तो यहाँ पे सी में ध्यान रखिएगा, ट्रू और फॉल्स जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब ये होता है, ट्रू का मतलब है नॉन ज़ीरो वैल्यू। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रियल में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, बट नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और फॉल्स जो है उसका मतलब है ज़ीरो। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर इवेल्यूएट होके ज़ीरो आ जाती है तो वो आपके कहीं ना कहीं इफ़ के द्वारा फॉल्स के रूप में ट्रीट की जाती है। और अगर आपका नॉन ज़ीरो में आएगी तो वो आपका ट्रू के तौर पे ली जाएगी और उसकी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रियल वैल्यू है या इंटीग्रल वैल्यू है। तो अगर हम कहें कि या एक प्रोग्राम है जिसमें ऊपर कोई स्टेटमेंट है, से स्टेटमेंट एक्स, और नीचे एक स्टेटमेंट है वाई, तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है, वो डिपेंड करेगा इस एक्सप्रेशन के ट्रू या फॉल्स होने पे। क्योंकि सिंपल इफ है तो इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक में कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती हैं, बट उनका जो एग्जीक्यूशन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये एक्सप्रेशन किस प्रकार इवेल्यूएट होता है। यानी कि अगर एक्सप्रेशन जो है, मैं आपको दोनों केस बता देता हूँ, अगर ट्रू है एक्सप्रेशन जो है वो अगर आपका ट्रू है तो क्या होगा, और एक्सप्रेशन फॉल्स है तो क्या होगा। तो जो आपका कंपाइलर है, जो आपका सी लैंग्वेज हुआ, उसमें वो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसको डिफ़ाइन किया गया है कि अगर ये ट्रू होती है तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि आपका अगर कंट्रोल जो है प्रोग्राम का ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्टेटमेंट एक्स तो होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके इफ़ के बाहर है। जो इफ़ के बाहर है उस पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लगेगी, वो आपका सीक्वेंशियल फ्लो में ही एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेटमेंट एक्स जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, डजेंट मैटर कि एक्सप्रेशन क्या है। अब मान लीजिए मैंने कहा एक्सप्रेशन ट्रू है, तो आपका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, या ये कह दीजिए जो ट्रू ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर उसके ख़त्म होने के बाद जो है वो आपका स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है
तो मैंने कहा जो इस इफ़ के बाहर है वो चाहे उससे पहले हो चाहे उसके बाद में हो, उन स्टेटमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट एक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन की फॉल्स होने का। लेकिन ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है, इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका एक्सप्रेशन फॉल्स के रूप में इवेल्युएट हुआ है। यानी स्टेटमेंट एक्स होगा, देन एक्सप्रेशन चेक होगा, एक्सप्रेशन जब फॉल्स आ गया यानी जीरो वैल्यू आएगी तो ये यहाँ पे स्किप हो जाएगा, यानी ट्रू के केस में तो ये इधर से जाएगा और फॉल्स के केस में ये इसको बाईपास करके सीधा यहाँ आ जाएगा अगर क्या है एक्सप्रेशन फॉल्स है। तो आपका स्टेटमेंट एक्स होगी, फिर एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर वो फॉल्स आया तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्किप कर दिया जाएगा और आपका कंट्रोल जो है उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट वाई है पे आ जाएगा। तो ये आपके सिंपल इफ़ का काम करने का तरीका है। यानी इतना भर है कि या तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो इफ़ के साथ आपने दिया है वो या तो एग्जीक्यूट होगा और या स्किप कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली एक्सप्रेशन अगर ट्रू एवेल्यूएट हुआ तो एग्जीक्यूट किया जाएगा और अगर फॉल्स किया एग्जीक्यूट या इवेल्यूएट तो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको स्किप कर दिया जाएगा। और फिर एक बार रिमाइंड करवा दूँ, यहाँ ट्रू और फॉल्स का मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो या नॉन ज़ीरो होने से है। अगर नॉन ज़ीरो है दैट मीन्स इट इज़ ट्रू और अगर ज़ीरो है इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। तो ये आपका सिंपल इफ़ का काम करने का तरीका है। फिर एक छोटी सी चीज़ मैं और भी बता दूं कि जैसे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है उसके लिए हमने ब्रेसेस का यूज़ किया। देखिए आप इफ़ के बाद में मैंने जो सिंटेक्स लिखा है उसमें आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मैंने ब्रेसेस के रूप में लिखा है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति हो कि आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट हो तो आप चाहें तो ये ब्रेसेस हटा सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये कह दूं कि इफ़ और यहाँ पे कोई जो है एक्सप्रेशन मैंने दिया, जैसे कंडीशन दी x इज़ ग्रेटर देन 10 और फिर मैंने जो है मेरे को सिंपली क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करवानी है या मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैंने जैसे प्रिंट एफ एक ही लाइन है x इज़ ग्रेटर देन 10, तो मैं जो है इस ब्रेसेस को चाहूँ तो लगाऊँ और अगर नहीं चाहूँ तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। यानी कि अगर आप जो है वो ब्रेसेस नहीं लगाते हैं अगर इफ़ के बाद या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए, तो सिर्फ यही माना जाता है कि जो इफ़ के तुरंत बाद वाली स्टेटमेंट है या नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओनली दैट स्टेटमेंट इज़ पार्ट ऑफ द ब्लॉक और ट्रू ब्लॉक। तो अगर एक स्टेटमेंट है आपके इफ ब्लॉक में तो आप चाहें तो ब्रेसेस लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं जो उस एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं ट्रू ब्लॉक के तौर पे, तो आपको डेफिनेटली ब्रेसेस का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और इस एग्ज़ाम्पल की चर्चा हमने जो है वो हमारे एल्गोरिदम में और फ्लो चार्ट में भी की थी कि हम ये चेक करेंगे कि एक नंबर जो है वो ओड है कि इवन है। तो उसमें आपका ओड है कि इवन है, उसका जो फ्लो चार्ट था आपने देखा होगा कि एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमने डायमंड बनाया था जिसमें कंडीशन लगाई थी कि इफ़ जो नंबर है उसका मॉड्यूलस 2 यानी डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, तो अगर वो 0 आता है तो वो इवन है, अदरवाइज़ वो ओड है। अब चूँकि सिंपल इफ़ में अदरवाइज़ वाला केस नहीं होता है तो यहाँ पे हम इस तरीके से कोड कर सकते हैं, वॉइड मेन। ऑब्वियसली आपको printf scanf यूज़ लेना है तो आप इंक्लूड करेंगे stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन वॉइड मेन जो कि आपका
सबसे पहला फंक्शन होता है दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन रनिंग द प्रोग्राम, इट इज़ कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए इंटीजर n, इसको मैंने रीड कर लिया। स्कैनफ चूँकि इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा, %n। इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इफ़ n मॉड्यूलस 2, और ये आपको ध्यान रहे कि सी लैंग्वेज में मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज का साइन जो है ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो क्या है इक्वल टू 0, अभी ध्यान रखिएगा सी के अंदर हमने पहले भी इक्वल टू देखा है, लेकिन वो सिंगल इक्वल जो था वो आपका असाइनमेंट के काम आता था। जैसे कोई वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो वहाँ पे हमने सिंगल इक्वल टू लिया, जो कि क्या करता था, राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू लेफ़्ट साइड में जो वेरिएबल या लोकेशन है उसमें वो कहीं ना कहीं असाइन करवा देता था, या उसमें एक तरीके से मेमोरी में वैल्यू पुट करवा देता था उस लोकेशन पर। लेकिन जब बात आती कंपैरिजन की कि क्या जो इक्वल के दोनों साइड वाली वैल्यू हैं वो बराबर हैं कि नहीं, तो उसके लिए जो है ये आपका 2 बार इक्वल लगाया जाता है और इसको इक्वल टू कहा जाता है। तो ये इसका मतलब हुआ n mod 2 इक्वल टू 0, यानी इस n mod 2 इक्वल टू 0 की क्या n mod 2 0 के बराबर है। अब 2 बातें होंगी, या तो नहीं होगा या होगा। तो अगर मान लीजिए 0 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे even। अब चूंकि मैं सिंपल इफ़ काम में ले रहा हूँ तो अन्यथा वाला केस इसमें आप नहीं बना सकते। तो सिंपल इफ़ में आप क्या कर सकते हैं, एक बार और इफ़ लिख सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि n mod 2 इक्वल टू 1। और अगर ऐसा है तो printf में आप ये ओड, क्योंकि अपने को पता है रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर इवन होता है, और जब आपका 1 आता है तो वो ओड होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने सिंपल इफ़ काम में लिया है तो 2 बार इस्तेमाल करना पड़ा आपको, क्योंकि जो आपका है इसमें कोई फॉल्स ब्लॉक नहीं है या अदरवाइज वाला केस नहीं होता है। सिंपली कि इतना ही होता है कि वो जो इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो यही हमने आपके n mod 2 0 होने के लिए एक ब्लॉक लिखा। हाँ, ब्लॉक के तौर पे चूँकि एक ही स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसमें ब्रेसेस है वो यहाँ ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए भी ब्रेसेस लगा सकते हैं शुरुआत में ख़ास तौर से, और चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में ये बात आ गई है तो। क्योंकि ये इफ़ जो है इसके अंदर सिर्फ यही स्टेटमेंट है, उसके बाद जो दूसरा इफ़ है वो आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, वो उस पहले वाले इफ़ का पार्ट नहीं है। हालांकि ऐसा पॉसिबल है सी में कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आ जाए, लेकिन उस केस में ये होता कि आप ऊपर वाले इफ़ में जो ब्रेसेस यूज़ करते या उसका जो ब्लॉक होता उस ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ़ लिखते। ये हम बाद में नेस्टेड इफ़्स में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल जो है हमने सिंपल इफ़ इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर आपने दिया n इक्वल टू 15, तो ये किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए n हमने नंबर पहले तो ये डिक्लेयर किया है, उसके बाद जैसे रीड किया मान लीजिए वैल्यू n इक्वल टू 15 जो है n की जो मेमोरी लोकेशन है उसमें ये वैल्यू आ गई। इसके बाद इफ़ में जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगा n mod 2, तो n mod 2 की वैल्यू 15 के केस में क्या आएगी 1, क्योंकि हमको पता है मॉड्यूलस जो है वो रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 इक्वल टू 0, क्या 1 0 के बराबर है, क्योंकि मैंने कहा ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू ये इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है। अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो वो 1 रिटर्न करता है, अगर जो दोनों साइड जो उसके इधर या उधर दे रखी है वो इक्वल नहीं होती है तो ये 0 रिटर्न करता है। तो यहाँ पे चूँकि n mod 2 1 आएगा, 1 इक्वल टू 0 जो कि बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स या 0। तो ये कहने का मतलब है कि ये आपका इसमें नहीं जाके बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो एक और इफ़ मिलेगा उसको n mod 2 इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद ये प्रिंट करेगा ओड। ऐसा ही आप जो है वो इवन के लिए भी चला के देख सकते हैं। इवन के केस में क्या होगा, n mod 2 इक्वल टू 0 वाला जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो उसमें इवन प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बाहर आएगा, फिर n mod 2 इक्वल टू 1 वाला जो है वो आपका ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर फिर 1 तो आएगा नहीं, तो वो वहाँ पे 1 के इक्वल के केस में फॉल्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वैल्यू आपने दी 36, तो ये पहले वाले इफ़ में ही ट्रू हो जाएगा। इसका रिमाइंडर 0 है तो ये यहाँ जाएगा और इसके बाद ये जो है इवन प्रिंट करेगा। इसके बाद प्रिंट करने के बाद नो डाउट वो बाहर आएगा, बाहर उसे एक और इफ़ मिलेगा जिसकी कंडीशन n mod 2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 36 mod 2 होता है 0 इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो ये इसको क्या करेगा, स्किप कर जाएगा और प्रोग्राम जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिंपल इफ़ जो है वो काम करता है। हाँ, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको ये इतना व्यवहारिक ना लगे, क्योंकि आपको 2 बार इफ़ लिखना पड़ा, और दूसरा जो है वो आप जो है इसमें जो स्थिति है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे या तो ये हो और अदरवाइज़ वो हो, तो उसके लिए आपके सी के अंदर एक ख़ास वेरिएशन है इफ़ का, जिसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स, जो कि हमने एल्गोरिदम में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया था और उस एग्जांपल देखा था कि इफ़ एल्स में हम 2 ब्लॉक बना देते हैं कि ट्रू में ये हो, फॉल्स में ये वाला हो, और उसके लिए हमको 2 बार इफ़ नहीं लिखना पड़ता और ना ही जो इफ़ का एक्सप्रेशन है वो 2 बार इवेल्युएट करना पड़ता है। तो उसकी चर्चा जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। और आज के लेक्चर में जो सिंपल इफ़ है, अगर देखा जाए तो उसका मेन जो यूज़ है वो ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में ऐसा कोई ब्लॉक आता है जहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे, और अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती है, केस नहीं बनता है, तो आप सिंपली उसको स्किप कर देना चाहते हैं, तो ये जो है वो आपका कहीं ना कहीं इफ़ में सिंपल इफ़ में आपका वर्क होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें इतना ही सिंपल इफ़ के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उसमें हम जो फर्दर वेरिएशंस हैं आपके इफ़ के, जिसमें इफ़ एल्स है, देन नेस्टेड इफ़ है, देन लैडर इफ़ है, तो काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो वो हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।